शेखावाटी एजुकेशन पावर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं घीसाराम सेन आज संस्कृत व्याकरण प्रकरण का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उच्चारण स्थानानी, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी संस्कृत वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को हम जिस स्थान से उच्चारित करते हैं उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो वायु है वो वायु क्या करती है, फेफड़ों से निकलती है और फेफड़ों से निकलकर और जब मुख में आती है तो वह मुख में आने के बाद मुंह से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान से हमारी जिह्वा स्पर्श करती है और वह स्पर्श करते हुए वर्णों का उच्चारण करती है। इस प्रकार हम जो उच्चारण स्थान हैं उन उच्चारण स्थानों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं, 7 माने गए हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूलम। ये हमें संस्कृत व्याकरण वर्णमाला में संस्कृत व्याकरण में मिलेंगे। लेकिन पाणिनि ने अपने उच्चारण स्थानों में 8 उच्चारण स्थान माने हैं, जिसमें उन्होंने कंठ को तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूलम और 8वां उन्होंने उच्चारण स्थान उर्णः माना है, जिसे हम काकल भी कहते हैं। अर्थात पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 हैं और संस्कृत व्याकरण के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। तो पाणिनि के अनुसार हमने 8 जो उच्चारण स्थान बताए, उनमें से पाणिनि ने जो उरण नामक 8वां उच्चारण स्थान माना है। इससे आगे हम वर्णोच्चारण स्थान बोधक चक्र है, इस वर्णोच्चारक स्थान बोधक चक्र को समझते हैं, जिसमें इस चक्र के माध्यम से हम सभी वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं उन उच्चारण स्थानों के बारे में हम समझते हैं कि कंठ जो उच्चारण स्थान है उसके वर्ण हैं, वो कंठ के वर्ण हैं जो ए, आ, कै, ख, ये कै वर्ग और विसर्ग और है इस कंठ में आता है। तालु में है, वो तालु में आपका ई, चै वर्ग और ये और से तालु में आता है। इसके बाद मूर्धा है, उस मूर्धा में दीर्घ री छोटा और बड़ा, टे वर्ग और रे और से आता है। इसके बाद दंत होता है, दंत में ली और तय वर्ग और लय और से का वर्ण का समावेश है, अर्थात दंत से हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। ओष्ठ वर्ण से उ और उ तथा पै वर्ग और जो उपदेयमानीय वर्ण हैं, उपदेयमानीय जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बाद जो पै आता है वो ओष्ठ से उच्चारित होता है। इसके बाद हम नासिका लेते हैं। नासिका में प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है उस प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को हम नासिका से उच्चारित करते हैं। इसके बाद कंठ तालु है, जो कंठ तालु से ए, ऐ का उच्चारण होता है। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से ओ और औ का उच्चारण होता है। इसके बाद दंतोष्ठ है, उस सूत्र से वह का उच्चारण होता है। जिह्वा मूलम में हम कै और ख के जो अर्ध विसर्ग चिन्ह है उसे लगाकर जो जिह्वा मूलम है उच्चारण स्थान बनता है और अनुस्वार होता है, उसका जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिका माना गया है, वह नासिका से उच्चारित होता है। तो अभी हमने वर्णोच्चारण स्थान बोधक जो चक्र समझा, अब हम उसी वर्णोच्चारक स्थान बोधक चक्र को विस्तार से समझने के लिए हम उच्चारण स्थान संबंधी जो एकादश सूत्राणी है, 11 सूत्र हैं, उन 11 सूत्रों को हम क्रम से समझते हैं और उनसे हम कौन कौन से वर्ण निकलते हैं उन वर्णों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जो सूत्र है उच्चारण स्थान ज्ञात करने का वह है अकोह विसर्जनीय नाम कंठ है। अर्थात यहाँ हम क्या करेंगे, अकोह विसर्जनीय से अकोह विसर्जनीय तक हम वर्णों का उच्चारण करेंगे, जिसमें अकोह का मतलब ए का मतलब होता है ए और उसका सहजातीय वर्ण ए और आ। कु का मतलब होता है कै वर्ग, जिसमें कै, ख, ग, घ, ङ होते हैं और है, और उसके बाद विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। इस प्रकार से हमारा जो कंठ है उस कंठ से 9 वर्णों का उच्चारण होता है। इसके बाद हम दूसरा उच्चारण स्थान का जो सूत्र है वो लेते हैं। जो उच्चारण स्थान का सूत्र है इचु यसानाम तालु है। यहाँ हम क्या करते हैं, ई से लेकर और से तक का जो वर्ण है, अर्थात यहाँ हम
निशान लगाकर देखते हैं, क्रॉस लगाकर, तो इसमें से ई निकलता है और ई से ई निकला और ई का जो सजातीय बड़ा ई है वो प्रकट हुआ। उसके बाद हम चू से का मतलब होता है चय वर्ग, और चय वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं चय, छय, जय, झय, ये। इसके बाद हम ये लेते हैं और स लेते हैं। इस प्रकार से तालु से जो 9 वर्ण हैं वो उच्चारित होते हैं। इसके बाद हम तीसरा जो उच्चारण स्थान का सूत्र है ऋतु रसणा मूर्धा है। इससे हम ऋतु रसणा मूर्धा से री से लेकर स तक का जो हम सूत्र के अंदर से ही देखते हैं कि री में से री है और उसका सजातीय बड़ा री है। उसके बाद टू से ट, ठ, ड, ढ, ण और बाद में र है, ये र लिया। इसके बाद स है, स लिया। इस प्रकार से ये 9 वर्ण हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा सूत्र है वो चौथा सूत्र है लृ तुलसानाम दंता है, अर्थात हम इसमें से लृ से लेकर स तक के निशान लगाते हैं और इसमें से लृ का मतलब लृ, क्योंकि लृ का जो अपने संस्कृत व्याकरण है उसमें दीर्घ नहीं होता है, इसलिए लृ ही लेंगे। तू का मतलब तय वर्ग और तय वर्ग का मतलब तय, थ, द, ध, न और उसके बाद लय लेंगे और लय के बाद स लेकर, और हमारे जो अष्टवर्ण हैं वो दांत से उच्चारित होते हैं। इसके बाद हम पांचवा जो सूत्र है उपपद्यमानीयोष्ट है, अर्थात इसका उपपद्यमानीय ओष्ठ से हम इसका उ का सजातीय भी लेते हैं तो उ और उ, फिर पु वर्ग में प वर्ग में 5 वर्ण लेते हैं जो प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण होते हैं। और उसके बाद जो प और फ के पहले जो उपधेयमानीय प्रतीक चिन्ह है जिसको हम अर्ध विसर्ग कहते हैं, इसका निशान लगाकर हम ये 2 वर्ण लेते हैं। इस प्रकार से ये कुल 9 वर्ण हैं वो हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। छठवां हम सूत्र लेते हैं जो आपका हमारा सूत्र है यमगणानाम नासिके, अर्थात पंचम वर्ग होता है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है ये, मैं, ङ, ण, न और यमगणनम, ये 5 वर्ण हैं वो हमारे नासिका से उच्चारित होते हैं। वो हमारे किससे होते हैं? नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। तो अभी हमने जो छठवां उच्चारण स्थान पढ़ा यमगणनाम नासिके, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो नासिका होता है। उसके बाद आप देखिए कि ए दई तो कंठ तालु है, अर्थात इसमें से हम समझते हैं कि ए और यहाँ हम ए निकालते हैं, दे में से आई की मात्रा निकालकर ये हमारा जो छोटा ए और बड़ा ए है ये 2 वर्ण हमारे कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। उसके बाद 8वां सूत्र होता है जिसमें औ दौ तो कंठोष्ठ कहलाता है, अर्थात यहाँ से 2 वर्ण निकालते हैं जिसमें ओ है और औ, ये 2 वर्ण हैं वो कंठोष्ठ से उच्चारित होते हैं। 9वां हमारा जो सूत्र है वो है वकारस से दंतोष्ठ है, अर्थात केवल वह है, वो वह का उच्चारण स्थान हमारा दांत होता है, अर्थात दांत और होठ दोनों मिलकर जिसका उच्चारण करते हैं वह वर्ण का उच्चारण होता है। अनुस्वार से नासिका, अर्थात जिस भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लग जाता है, अर्थात जो अनुस्वार होता है ये एक वर्ण है, एक वर्ण है, ये नासिका से उच्चारित होता है। इसके बाद हम अंतिम जो हमारा सूत्र है वो है जीवा मूलम जिह्वा मूल्ये, अर्थात ये जो अर्ध विसर्ग चिन्ह लगाने के बाद जो क और ख लिखते हैं, ये क और ख दो वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण क्या हैं? जीभ की जड़ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको जिह्वा मूलम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने जो संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान हैं उनके 11 सूत्रों को समझा। अब आगे हम जो हमारे उच्चारण स्थान से संबंधित जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं कि देखिए इसमें पहला प्रश्न बनता है संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो यहाँ उच्चारण स्थान 7 बताए गए हैं। अगर पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान पूछे जाएं तो अष्ट 8 होते हैं। अगर वर्णों के उच्चारण स्थानों को समझने अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने का सूत्र क्या हैं? एकादश 11 सूत्र हैं। शिरस, सिरह उच्चारण को कहा गया है, अर्थात सिरह उच्चारण स्थान को ही मूर्धा कहा गया है। इसके बाद पाणिनि ने जो उरह नामक जो स्थान पाणिनि ने कहा है तो उसे पाणिनि ने उरह को ही काकल कहा गया है। इस प्रकार से आज हमारा जो ये उच्चारण स्थान का जो प्रकरण का जो
अपना जो मुख्य बिंदु था वो आज समापन होता है। अगली क्लास के लिए हम मिलेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।